के मुताबिक अभय ठीक रात 9 बजे होटल के पीछे वाले इलाके में पहुंच जाता है और एक रस्सी के सहारे टॉप फ्लोर पर बने ऑफिस में पहुंच जाता है। वह जैसे ही ऑफिस में पहुंचता है, उसे एक तिजोरी दिखाई देती है जिसकी एक डुप्लीकेट चाबी अभय के हाथ में थी। वह उस तिजोरी की ओर बढ़ता हुआ मन ही मन सोचता है, देश की टॉप 3 कंपनियों में से एक कंपनी का होटल और सिक्योरिटी लेवल। मजा नहीं आया। मैंने तो सोचा था यहाँ काले सूट में 6 फुट लंबे 8-10 बॉडीगार्ड खड़े होंगे, पर यहाँ तो बॉडीगार्ड तो क्या एक परिंदा भी नहीं है। अभय अपने आप को डॉन फिल्म का शाहरुख खान समझकर बेधड़क आगे बढ़ता है। तभी अचानक सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। अलार्म के बजते ही अभय के शरीर पर सेकंडों लेजर लाइट गिरती है। अभय की हालात किसी भी की बिल्ली की तरह हो चुकी थी। कहां तो थोड़ी देर पहले वह अपने आप को डॉन फिल्म का शाहरुख खान समझ रहा था, मगर अलार्म के बजते ही उसकी हालत हेरा फेरी वाले बाबू भैया की तरह हो गई थी। अलार्म के बजते ही एक खूबसूरत लड़की गेट से ऑफिस के अंदर आती, जिसकी उम्र लगभग अभय जितनी ही थी। उसके पीछे पीछे कुछ बॉडीगार्ड भी अंदर आते हैं। वह लड़की ऑफिस की कुर्सी पर बैठ जाती है और अपनी बॉडीगार्ड को बाहर जाने का ऑर्डर देता है। उस लड़की को देखकर अभय की आंखें और मुंह शॉक की वजह से खुले के खुले रह गए, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं, रंजना ओसवाल थी। अभय को रंजना के यहाँ होने से ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि इतनी रात को रंजना यहाँ क्या कर रही है। अभय कुछ समझ पाता उससे पहले ही रंजन बोलती है, मुझे यहाँ देखकर तुम्हें बहुत ही हैरानी हुई होगी। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इस कंपनी के मालिक मेरे पिता हैं। अब तुम चुपचाप मुझे यह बताओ कि तुम्हें यहाँ किसने और क्यों भेजा। इतना कहकर रंजना ऑफिस में पड़ी एक चेयर पर बैठ जाती है। अभय को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। काफी वक्त गुजरने के बाद भी अभय कुछ नहीं बोलता है। रंजना कुर्सी से उठकर अभय के पास आती है और मुस्कुराते हुए अभय से कहती है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम किसके कहने पर यहाँ आए हो, तो कल की ब्रेकिंग न्यूज होगी। एक कॉलेज स्टूडेंट की डायमंड होटल में चोरी करते हुए गिरफ्तारी। बाकी तो तुम समझदार हो ही। अब आगे मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है कि फिर तुम्हारा क्या होगा। रंजना इतना कहकर फिर से कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है और अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखते हुए कहती है, फैसला तुम्हारा है। या तो तुम उस शख्स का नाम बता दो या फिर जेल की सलाखें तुम्हारा इंतजार कर रही है। रंजना की बात सुनकर अभय किसी बुत की तरह वहीं खड़े खड़े अपने मन में सोचता है, अगर मैंने इसे बता दिया कि मुझे यहाँ पहुंचाने वाले शख्स विशाल है, तो विशाल मेरा जीना हराम कर देगा। और अगर मैं इसे कुछ नहीं बताता हूँ, तो यह लड़की मेरा करियर बर्बाद कर देगी। मैं आखिर करूं तो क्या करूं। अभय की हालत आगे कुआं थी, पीछे खाई वाली हो गई थी। कुछ देर सोचने के बाद अभय के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह रंजना से कहता है, दरअसल मैं एक चोर हूँ और मैं चोरी करके ही अपना गुजारा करता हूँ। मैं यहाँ भी बस चोरी करने के लिए आया था कि मुझे कुछ मिल जाए। अभय की बात सुनकर रंजना जोर जोर से हंसने लगती है और अभय की तरफ शातिर नजरों से देखते हुए बोलती है, तुम्हें क्या मैं छोटी बच्ची दिखाई देती हूँ, जो मैं इतना भी नहीं समझेगी कि इतनी बड़ी होटल में तुम सिर्फ पैसों की चोरी के लिए आए हो। लगता है तुम सच बताना नहीं चाहते। तुम्हारे पास बस यह आखिरी मौका है, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। मैं तुम्हें जाने दूंगी, वरना तुम्हें बहुत पछतावा होगा। रंजना अब थोड़ी सी इरिटेट होने लग गई थी और वह इरिटेट होते हुए कहती है। रंजना को इतना इरिटेट देखकर अभय भी समझ जाता है कि अब उसका कोई बहाने काम नहीं आएंगे, तो वो रंजना को सब कुछ सच सच बता देता है कि वह यहाँ क्या लेने आया था और क्या करने आया था। अब तो मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया, अब तुम मुझे जाने दो। इतना कहकर अभय रंजना को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगता है कि शायद अब वह उसे जाने देगी। अगर वह उसे नहीं जाने देती है, तो उसको पूरा करियर बर्बाद ही समझो। अभय की बात सुनकर रंजना अभय के पास आती है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, जाने तो तुम्हें दूंगी, मगर मेरी भी एक शर्त है। अभय रंजना की ओर बड़ी हैरानी से देखता है और मन ही मन में सोचता है,
इन सभी इंसानों का स्क्रू ढीला है क्या? जिसको देखो उसको मेरी भी एक शर्त है, मेरी भी एक शर्त है। अब पता नहीं ये क्या शर्त रखेगी। कहीं अब यह ये ना कह दे कि चांद चोरी करके मेरे लिए लेकर आओ। अभय का चेहरा देखकर रंजना यह समझ जाती है कि वह क्या सोच रहा है और हंसते हुए उससे कहती है, जो तुम सोच रहे हो मैं तुमसे ऐसा ही कुछ लेकर आने के लिए कहने वाली हूँ। रंजना की बात सुनकर अभय आह भरता हुआ कहता है, मुझे तो सिर्फ लगा था इसका दिमाग खराब है, लेकिन उसकी बातें सुनकर अब मुझे यकीन हो गया कि यह पक्का पूरी तरह से पागल है। अभय अपने चेहरे पर झूठी स्माइल करता हुआ रंजना से पूछता है, क्या है तुम्हारी शर्त? क्या तुमने प्रोजेक्ट वॉरियर का नाम सुना है? रंजना लॉकर से एक फाइल निकलते हुए अभय ऐसे कहती है और वह फाइल निकालकर अभय के सामने टेबल पर रख देती है। उस फाइल को देखकर अभय बड़ी हैरानी से रंजना से कहता है, प्रोजेक्ट वॉरियर? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। विशाल ने मुझे सिर्फ एक फाइल लाने के लिए कहा था और मैं सिर्फ वही लेने आया था। शायद यही वह फाइल है। हाँ, इसी फाइल का नाम प्रोजेक्ट वॉरियर है और ये एक सीक्रेट मिशन है जो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाया जाता है और उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की मैं भी एक मेंबर हूँ। रंजना अभय को फाइल हाथ पकड़ाते हुए कहती है, वह तो ठीक है, मगर तुम ये फाइल मुझे क्यों दे रही हो? मुझे इसका क्या करना है? अभय प्रोफाइल अपने हाथ में पढ़ते हुए रंजना से कहता है, प्रोजेक्ट वॉरियर की एक खास बात है कि यह पृथ्वी ग्रह पर नहीं बल्कि पृथ्वी ग्रह से बाहर किसी दूसरे प्लैनेट पर चल रहा है। रंजना की यह बात सुनकर अभय अपने मन ही मन बहुत गुस्सा करते हुए सोचता है, क्या यार, यह लड़की बिल्कुल पागल है। क्या कभी से अजीब अजीब बातें किया जा रही हैं? सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, सीक्रेट प्लैनेट भाई, कोई इसको लेकर जाओ, पागल खाने छोड़कर आओ, नहीं तो यह लोगों को रास्ते पर यूं ही चलते परेशान करते रहेगी। अभय का चेहरा देखकर रंजना समझ जाती है कि उसे यह सारी बातें झूठ लग रही हैं। शायद वह समझ रहा है कि मैं पागल हूँ। रंजन अभय की ओर देखते हुए कहती है, लगता है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। और इतना कहकर वह उसे ऑफिस के अंदर बने एक कमरे में लेकर जाती है। जैसे ही वह दोनों कमरे में जाते हैं, अभय को ऐसा लगता है मानो वह कोई स्पेसशिप में आ गए हों। चारों तरफ रडार सिस्टम, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल डिस्प्ले। अभय मन ही मन में कहता है, साला ये क्या चीज है, क्या बवाल चीज है। ऐसी चीज तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। लगता है शायद ये सच कह रही है। जरूर यह किसी ना किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। लेकिन सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को मुझसे क्या काम, और ये मुझसे चाहती क्या है? कहीं ये सच में मुझसे चांद तारे ना मंगा ले। रंजना एक कंप्यूटर ऑन करती है। कंप्यूटर के ऑन होते ही उन दोनों के सामने एक डिजिटल स्क्रीन आ जाती है। स्क्रीन के अंदर एक वीडियो चालू होता है जिसमें एक मिडिल एज आदमी कुछ इंफॉर्मेशन बता रहा था। वीडियो चालू होता है और वह मिडिल एज आदमी बोलता है, अभी तक हम लोगों का यह मानना था कि सिर्फ इंसान ही इवॉल्व हुआ है और नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर कर अपने आप को ताकतवर बनाता गया है। मगर पृथ्वी पर रहने वाले जानवर भी इवॉल्व होना शुरू हो चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अजीब चीज है। मगर उनका इवॉल्व होना इंसानों की तरह कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि वह इवॉल्व होकर एक मॉन्स्टर का रूप ले रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में शायद हो सकता है कि वह इंसानियत को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। इसी चीज से बचने के लिए एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जिसका काम यह है कि वह कुछ ऐसे इंसानों को चुनकर आउट ऑफ पृथ्वी दूसरे प्लैनेट पर बहुत भेजता है, ताकि वह ताकतवर हो सके और इवॉल्व हो सके और इन मॉन्स्टर का सामना करके हमारी पृथ्वी को बचा सके। उस वीडियो की सारी इंफॉर्मेशन सुनने और समझने के बाद अभय को इस चीज का यकीन हो चुका था कि रंजना जो कह रही है वह सब कुछ सच था। मगर उसका सवाल अभी भी वही था, आखिर रंजना उससे चाहती क्या है?